गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारा सेकंड लेसन शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट लेसन हमारा क्लास में हो चुका था, सेकंड ऑफ हो चुका था। अब लेकिन हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में। इसका नाम है लेसन का राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। यही वह काल था जब सिंधु नदी और उसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया। उत्तर भारत, दक्कन पठार क्षेत्र और कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में कृषक बस्तियां अस्तित्व में आई, यानी कि उन बस्तियों में सारे ही कृषक रहते थे। और उसके साथ ही दक्कन और दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में चरावाह बस्तियों के प्रमाण भी मिलते हैं कि वहाँ चरावाह यानी कि जो पशुओं को चराते थे उनकी बस्तियां थी ज्यादा। ईसा पूर्व पहली सहस्त्राब्दी के दौरान मध्य और दक्षिणी भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके भी सामने आए कि किस किस प्रकार उस समय शवों का अंतिम संस्कार किया जाता था, जिनमें महापाषाण के नाम से ख्यात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे मिले हैं। कई स्थानों पर पाया गया है कि शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे के बने उपकरण, हथियारों को भी दफनाया जाता था। ईसा पूर्व छठी शताब्दी के नए परिवर्तनों के प्रमाण मिलते हैं कि उस समय कुछ परिवर्तन भी हुए। शायद इनमें से सबसे ज्यादा मुख्य आरंभिक राज्यों, साम्राज्यों और रजवाड़ों का विकास था। इन राजनीतिक प्रक्रियाओं के पीछे कुछ अन्य परिवर्तन थे। इनका पता कृषि उपज को संगठित करने के तरीके कि किस प्रकार कृषि की उपज को इकट्ठा किया जाता था, और इसके साथ साथ पूरे उपमहाद्वीप के नए नगरों का उदय किस प्रकार हुआ, ये भी इसमें बताया गया। इतिहासकार के इस प्रकार के विकास के आकलन करने के अभिलेखों, ग्रंथों, सिक्कों तथा चित्रों जैसे विभिन्न प्रकार के स्रोतों का अध्ययन करते हैं। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, यह एक जटिल प्रक्रिया है और आपको यह भी आभास होगा कि इन स्रोतों के विकास की पूरी कहानी नहीं मिल पाती। फर्स्ट हमारा पॉइंट है प्रिंसेप और प्रियदर्शी। भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला, क्योंकि 1830 से पहले ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ नहीं पता चलता था कि इसमें क्या बोला गया है, क्या लिखा गया है। लेकिन 1830 में जेम्स प्रिंसेप ने इनका मीनिंग निकाला। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया है। प्रिंसेप को पता चला कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर पियदसी यानी कि मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा है। पियदसी किस का मतलब था? मनोहर मुख आकृति वाले राजा, जिसके प्रति प्रजा मोहित हो। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा है। इसलिए क्या माना गया है कि जो ये प्रियदर्शी की उपाधियां हैं, ये किसको दी गई थी? अशोक को। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। इस शोध में इस शोध से आरंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को नई दिशा मिली, क्योंकि भारतीय और जो यूरोपीय विद्वान थे, उन्होंने उपमहाद्वीप पर जो शासन करने वाले प्रमुख राजवंश थे, उनकी वंशावलियों की पुनर्रचना के लिए विभिन्न भाषाओं के लिखे अभिलेखों और ग्रंथों का उपयोग किया। परिणाम स्वरूप 20वीं सदी के आरंभिक दशकों तथा उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास का एक सामान्य चित्र तैयार हो गया। उसके बाद विद्वानों ने अपना ध्यान राजनीतिक इतिहास के संदर्भ की ओर लगाया और ये छानबीन करने की कोशिश की कि क्या राजनीतिक परिवर्तनों और आर्थिक तथा सामाजिक विकासों के बीच कोई तनाव संबंध था। शीघ्र ही यह आभास हो गया कि इनमें संबंध तो थे, लेकिन हमेशा सीधे संबंध नहीं थे। हमारा इसका साइड में दिया गया है अभिलेखों के बारे में। अभिलेख किन्हें कहते हैं?
ये पत्थर या जो सख्त धातु होती है बेटा, उस पर खुदवाए जो जाते हैं उन्हें अभिलेख। एक तो हाथों से लिखे जाते हैं उनको तो पांडुलिपियां बोलते हैं, और जो खुदवाए जाते हैं उनको अभिलेख बोलते हैं। अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप या विचार लिखे होते हैं। इसका मतलब है कि जो राजा महाराजा होते थे वो अपने अभिलेखों में या तो उन्होंने कोई विजय प्राप्त की हो, कोई नया राज्य जीत लिया हो, अपने राज्य का विस्तार किया हो, अपने कानून नए नए बनाए गए हैं, या फिर कोई नया प्रमाण निकाला है, तो वो चीज़ें वो अपने अभिलेखों में खुदवाते थे ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां भी उनको याद रखें। इनमें राजाओं के क्रियाकलापों तथा महिलाओं और पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का भी ब्यौरा होता है। यानी अभिलेख एक प्रकार से स्थायी प्रमाण होते हैं। कई अभिलेखों में इनके निर्माण की तिथि भी खुदी होती है। जिन पर तिथि नहीं मिलती उनका काल निर्धारण आमतौर पर पुरालिपि अथवा लेखन शैली के आधार पर काफी सुस्पष्टता से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे कि 250 ईस्वी पूर्व अक्षर में ए, जैसे ये दिखाया गया है कि इस प्रकार लिखा जाता था, और 5000 ईस्वी पूर्व में यह ए इस प्रकार। तो दोनों की जो आकृतियां हैं देखो ये अलग अलग दिखाई देती हैं। 250 वर्ष पूर्व ईस्वी पूर्व तो इस प्रकार लिखा जाता था, और 500 ईस्वी पूर्व इस प्रकार। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषाओं में लिखे जाते थे। उन भाषाओं को कहा जाता था प्राकृत जो जन सामान्य की भाषाएं होती थी, यानी कि आम व्यक्ति जिसको समझ सके, ऐसी भाषाओं को क्या बोला जाता था? प्राकृत भाषाएं, जो जन सामान्य की भाषाएं होती थी। इस अध्याय में अजातशत्रु और अशोक जैसे शासकों के नाम प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, क्योंकि ये नाम प्राकृत अभिलेखों से प्राप्त हुए थे। आपको यहाँ तमिल शब्द भी मिलेंगे, क्योंकि इन भाषाओं में भी अभिलेख मिलते हैं, और ये संभव है कि लोग अन्य भाषाएं भी बोलते हैं, लेकिन इनका उपयोग लेखन कार्य में नहीं किया जाता। आगे बार बार जो ये एक वर्ड आएगा जनपद, इसका अर्थ है भूमि का एक टुकड़ा, भूखंड, जहाँ किसी व्यक्ति ने, किसी जन ने, किन्हीं लोगों ने, किसी कुल ने, किसी जनजाति ने अपना पांव रखा अथवा बस गए हो, उसको बोलते हैं जनपद। और इस शब्द का प्रयोग प्राकृत व संस्कृत दोनों भाषाओं में ही मिलता है, जो जनपद शब्द है। सेकंड पॉइंट है इसका हमारा प्रारंभिक राज्य। 16 महाजनपद, प्रारंभिक राज्यों में 16 महाजनपद हुए हैं। आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का काल माना जाता है, और इस काल को प्राय आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। क्योंकि इसमें क्या क्या कार्य हुए? राज्यों, नगरों का विकास हुआ, लोहे का प्रयोग बढ़ा, और सिक्कों का विकास भी हुआ। इसी काल में बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का भी विकास हुआ। तो ये विकास इसमें हुए, लेकिन किस समय? 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में ये विकास हुए। बौद्ध और जैन धर्म, उनके आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है, और यह महाजनपदों के नाम की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं है, लेकिन कुछ हैं जो एक जैसे हैं नाम। वो है वजी है, मगध है, कौशल है, कुरु है, पांचाल, गांधार और अवंती। ये हमेशा अलग अलग जो महाजनपदों के नाम जो ग्रंथों में मिलते हैं वो ज़्यादातर मिलते हैं। इसे ये स्पष्ट होता है कि जो ये ऊपर लिखे गए महाजनपद हैं वो सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदों में गिने जाते थे। इनके बारे में हम कल डिटेल से पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स अपने साथ साथ रिवीजन करते रहिएगा और अपने नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।